दंड प्रक्रिया संहिता 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। संहिता का मतलब होता है कोड करना या सम्मिलित करना, मिलाना या जोड़ना। दंड दंड जो आईपीसी में वर्णित हैं अपराध के बारे में। अपराध के जो क्रिमिनल लॉ है वो आईपीसी है, इंडियन एविडेंस सीआरपीसी। इंडियन एविडेंस सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें डिफाइन है डिफिनीशंस और पनिशमेंट्स के बारे में। एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। वह संहिता जो किसी दंड के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान करती है न्यायालय के द्वारा। जो किसी दंड के संबंध में जो दंड कारित हुआ उसके संबंध में जो प्रक्रिया का प्रावधान करती है वह न्यायालय के द्वारा, या उसका उद्देश्य है इन्फोर्समेंट। 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। सर्वप्रथम सीआरपीसी 1898 में बना था और समय परिस्थितियाँ बदलने के साथ लॉ भी बदलने की आवश्यकता पड़ी, जो वर्तमान में 1973 लागू है। साइलेंट फीचर ऑफ सीआरपीसी 1973, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो कि संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णन है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं। निःशुल्क विधिक सहायता, जो कमज़ोर या गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, जो अपना अधिवक्ता चुनने के लिए सक्षम नहीं है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। संक्षिप्त विचारण मतलब जल्द से जल्द, समरी ट्रायल, जल्द से जल्द निपटारा। कुछ छोटे मामले होते हैं जिनमें कोर्ट्स का टाइम बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए अलग से बनाया गया, उन्हें संक्षिप्त विचारण अलग से उनका किया जाएगा विचारण। और मतलब देर से कोई न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसीलिए उसे जल्द से जल्द निपटाना। सत्र न्यायालय को निरीक्षण करने, सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट्स। कोर्ट्स दो मतलब सेशन कोर्ट होता है, एक मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होती है। सेशन जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है और मजिस्ट्रेट सिविल केसेस की देखता है, इसलिए सत्र न्यायालय को निरीक्षण करने से डिविजनल पावर ऑफ सेशन। पीड़ित पक्षकार को एफआईआर को डाक द्वारा एसपी को प्रेषित। जो पीड़ित पक्षकार है, अगर मान लो कोई वो थाने में जाता है उसकी एफआईआर नहीं लिखी आती है तो वह डाक के द्वारा वहाँ के सुपरिटेंडेंट को प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। जूरी प्रक्रिया समाप्त। पहले जूरी प्रक्रिया थी जो मतलब कई न्यायाधीश मिलकर एक निर्णय को लिखते थे और वो अपने मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर देते थे, वही उसे माननी होती थी। अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई सरकार द्वारा। आपराधिक केस का विड्रॉल, जिसमें सरकार पक्षकार है, आपराधिक केस का विड्रॉल सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से होगी। धारा 313, 15, 164 के बारे में प्रावधान है। जो मतलब अभियुक्त होगा उसे अपने सक्षम साक्षी माना, इसे हम आगे पढ़ेंगे। एपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी विस्तृत प्रावधान और उनकी क्वालिटी। जो मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखते हैं उनके बारे में विस्तृत प्रावधान है और उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। रिमांड और अंडर ट्रायल प्रोविज़न की सज़ा माइनस करना। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अभिरक्षा में नहीं रखना। जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता और उसे सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जैसे जिसकी वह सक्षम अधिकारिता हो। और नंबर 12, थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटाना। 1898 से 1973 इसमें थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया को गति कब दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ये है, एक के घर में चोरी हो जाती है, जो उसके घर में चोरी हुई या समाज के विरुद्ध और विधि द्वारा वर्जित भी है तो ये अपराध की दृष्टि में, अपराध की कोटि में आता है और वह थाने में एफआईआर के लिए आता है। मान लो उसकी एफआईआर नहीं लिखी आती तो मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद करता है। परिवाद जिसे कोर्ट की भाषा में इस्तिगासा कहते हैं। आपराधिक विधि को प्रारंभ करना, या जब वो एफआईआर उसे कॉग्निजेंस संज्ञान में ले लेता है उसके बाद आपराधिक विधि को प्रारंभ करना या गति देना बोलते हैं। वो दो प्रकार से की जा सकती है आपराधिक विधि को गति देना या प्रारंभ करना, कोर्ट के समक्ष परिवाद करके या फिर एफआईआर करके। विद इन 24 आवर संबंधित क्षेत्राधिकारता रखने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर दी जाती है। वो जो कोर्ट है, कोर्ट जो उसकी जो
जो उसकी संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाला जो भी थाना है उसमें उस व्यक्ति को प्रेषित कर दी जाती है। उसके बाद वह जो भी थाना है संबंधित वह चार्ज फ्रेम करता है, जिसे नक्शा मौका या फ़र्द बोलते हैं। आफ्टर द कंप्लीट वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना चालान मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है कोर्ट को। इसे समझते हैं कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट, फिर वो संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर देता है। वह फिर उसकी जांच करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्ज फ्रेम करता है। फिर उसका उसे प्रोसिक्यूशन जो उसकी पक्ष की तरफ से होता है, सरकार की तरफ से जो अपराध है वो सरकार के विरुद्ध होता है, तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है सरकार वो पीड़ित पक्षकार के पक्ष में होती है। तो पीड़ित पक्ष का जो अभियोजन साक्ष्य है वो सरकार पीड़ित पक्ष के तरफ होगी। उसके बाद प्रतिरक्षा साक्ष्य वो प्रस्तुत करेगी, अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, उसके बाद प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत की जाएगी। फिर बयान मुलजिम वह अपने सबूत दिए जाएंगे, बयान होंगे। फिर फाइनल आर्गूमेंट अंतिम बहस होगी, फिर निर्णय दिया जाएगा। प्रसंज्ञान कार्यवाही करने के आधार कॉग्निजेंस अभियोजन पक्ष राज्य इसमें सरकार नहीं आती है, क्योंकि सरकार बदलती रहती है, राज्य स्थायी रहती है, इसलिए पक्षकार राज्य होता है। अभियोजन पक्ष असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य की तरफ से होते हैं। पहले आरोप चार्ज किया जाता है, वही सेम चीज़ है। अभियोजन पीड़ित पक्षकार, प्रतिरक्षा, बयान मुलजिम। प्रकृति विश्लेषणात्मक प्रक्रियात्मक विधि है। जो यह प्रोसीजरल लॉ है, यह आईपीसी में जो भी वर्णित अपराध हैं उन्हें दंड देने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कोर्ट्स के द्वारा, वही बताया गया है। उद्देश्य आईपीसी में जो अपराध विहित हैं उनके विचारण ट्रायल के संबंध में नियमों को बताना। इसमें टोटल चैप्टर 37 है, धारा 484 है, 2 अनुसूची हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। आईपीसी में वर्णित जितने भी अपराध हैं उन अपराध के संबंध में बताया गया है कि वह अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध वो तो जो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है, असंज्ञेय इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और संज्ञेय जो अपराध होते हैं जिनमें मृत्यु, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक की सज़ा दी जाती है, वह सेशन ट्रायल या मजिस्ट्रेट ट्रायल है। और जो अनुसूची 2 है, जितने कोर्ट में परफॉर्म यूज़ आते हैं संबंध साक्षी के संबंध में दर्ज जो भी वो फॉर्मेट हैं वो अनुसूची 2 में दिए गए हैं।